Hello people, so now we would move ahead with another this thing, that is agency. So we would simply understand what is agency, right? It simply states that the relationship of agency arises when one person called the agent as an authority to, okay fine, Mr. X है, राइट, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रहा है. क्यों अपॉइंट कर रहा है? टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, टू रिप्रेजेंट हिम टू द थर्ड पार्टी. तो ही वुड बी stated as a principal given over here. Mr. X would be a principal and Mr. X appointing Mr. Y, तो Mr. Y हो जाएगा अपना एजेंट. तो मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मेरे बिहाफ में तू मेरा काम कर और मुझे थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर. दैट इज एजेंसी. नाउ वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एजेंसी का एसेंशियल क्या है, रूल्स क्या है. सिंपल. सो एसेंशियल बेसिकली दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, राइट. प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है. इंटेंशन ऑफ द एजेंट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी ने उसको सीक्रेट लीक करने के लिए भेजा है या ऐसा कुछ. ऐसा नहीं होना चाहिए. इंटेंशन होना चाहिए एजेंट का टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ओके. What does the rule say? Rule say whenever a person can do whatever person can do by himself personally, he can do through an agent. मतलब वो काम जो वो पर्सनली कर सकता है, लीगल एनफोर्समेंट, वो अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकता है. He is who does not doesn't act through other does it by himself. He is who doesn't act through other does it by himself. कोई फैसेट पर, ऑल्टम फैसेट पर से मतलब क्या? एन एक्ट डन बाय एजेंट इज एन एक्ट डन बाय प्रिंसिपल. ही इज हु डजंट एक्ट थ्रू अदर, मतलब कि प्रिंसिपल जो है, जो अपना काम करवा रहा है, ये माना जाएगा कि वो काम वो खुद कर रहा है. ओके. ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है? कि लीगल रिलेशन विद थर्ड पार्टी आप कर रहे हो. वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल. व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ओवर हियर? वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये कि एजेंट कुछ भी करे उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. वाइकेरियस लाइबिलिटी होगा प्रिंसिपल का. अगर एजेंट अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम कर रहा है एजेंट के लिए, तो लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल. जो ड्राइवर है वो ड्राइवर के थ्रू एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये ड्राइवर इज नॉट लाइबल बट द कार मालिक इज लाइबल और ट्रक मालिक इज लाइबल और वॉट एवर इट इज. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी हो जाएगा ओनर का एंड नॉट दी प्रिंसिपल का एंड नॉट दी एजेंट. ओके, ठीक है. So now we will understand what is test of agency. Whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party, and whether he can establish privity of control with the principal and the third party. What is this test of agency? इससे पता चलेगा कि ये जो है इन दोनों के बीच में एक एजेंसी का रिलेशनशिप है. Whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है, जो एजेंट है, डज ही हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट एज अ मीडिएटर टू बाइंड द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, राइट. एंड प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी. इसका मतलब प्राइवेटी ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इधर प्राइवेटी ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि लीगल एनफोर्समेंट जो है वो कौन करा रहा है? वो एजेंट करा रहा है. इधर प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में जो भी लीगल एनफोर्समेंट का काम है वो कौन करा रहा है? एजेंट. तो उसके अंदर उतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो करा पा रहा है, राइट. देन उसके बाद है हु में एम्प्लॉय एजेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 एनी पर्सन इज द एज ऑफ मेजोरिटी एंड अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो कैन बी एक्ट एज एन एजेंट. हु मे बी एन एजेंट. एजेंट में भी एनी पर्सन, बस वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और मेजोरिटी जो एज है वो ग्रैब किया होना चाहिए. यहीं पे दिया हु कैन एम्प्लॉय, तो केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अब ये है कि हु कैन एम्प्लॉय, इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंट के बारे में नहीं बोला, ये प्रिंसिपल के बारे में बोला है कि प्रिंसिपल किसको एम्प्लॉय कर सकता है. तो किसको एम्प्लॉय कर सकता है? केपेबल, जो केपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. और हु कैन एक्ट, एनी पर्सन नीड नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी. माइनर भी आ सकता है, इनसेन भी आ सकता है, बिकॉज ये काम प्रिंसिपल का है ना, देखने का कौन क्या है. क्योंकि माइनर भी अगर प्रिंसिपल, लेट्स से प्रिंसिपल ने माइनर को हायर कर लिया एंड प्रिंसिपल वाज नॉट अवेयर कि ये माइनर है, लेट्स से उसने कुछ झोल किया होगा पैन कार्ड एंड ऑल थिंग में, बट प्रिंसिपल का वाइकेरियस लाइबिलिटी इधर आ जाता है बिकॉज अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रिंसिपल का. ओके. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट. एजेंट एंड सर्वेंट के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या रिलेशनशिप है इन लोगों का?
एजेंट लीगल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी है। सर्वेंट, ओके, सर्वेंट मतलब एक नौकर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं हम लोग। ये थर्ड पार्टी के साथ लीगल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। ऑर्डिनरी रिलेशन विद थर्ड पार्टी, इसको सिर्फ चाय पानी देना है बस। कंट्रोल फॉलोज इंस्ट्रक्शन बट नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। इसको एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि जहाँ मेरे लिए चाय पानी ला, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। वो कंट्रोल कर सकता है, ये फॉलो भी करेगा इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो इसको हर कामों के लिए कंट्रोल नहीं कर, वो इसको बेसिकली एकदम कंट्रोल नहीं कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर की रामू जा पानी लेके आ, जा ये लेके आ। नंबर मैनी प्रिंसिपल एट द सेम टाइम, ऑब्वियसली सी लेट्स से ये जो एजेंट है, लेट्स से ये एक ब्रोकर है, इसका प्रिंसिपल सेबी, ये सेबी को भी देखेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज को भी देखेगा, है ना। ओनली वन मास्टर एट वन टाइम, नौकर को ले लो आप। डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अब एजेंट और सर्वेंट देखा था, नाउ वी वुड सी व्हाट इज एजेंट, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ऑटोनॉमी, एक्ट विद इन द अथॉरिटी प्रोवाइड। अब ये क्या करेगा, ये उतना ही काम करेगा। लेट्स से प्रिंसिपल ने इसको इतना काम बोला है, अब ये इसके अंदर ही काम करेगा। अगर ये इसके बाहर कोई काम करता है, अगर वो फ्रॉड करता है तो वो खुद लाइबल है, बट अगर कुछ और होता है तो ऑब्वियसली फिर प्रिंसिपल का वाइकेरियस लाइबिलिटी आएगा। तो ये लेकिन इन विद इन द अथॉरिटी काम करेगा, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इसको मतलब ही नहीं एम्प्लॉयर को बोलेगा एम्प्लॉयर आप साइड में रहो, आप इंटरफेयर मत करो इसमें, ठीक है। लाइबिलिटी, जनरली नॉट पर्सनली लाइबल, क्योंकि ऑब्वियसली आई सेड वाइकेरियस लाइबिलिटी होता है यहाँ पे, और ये ऑलवेज पर्सनली लाइबल होता है क्योंकि ये खुद का डिसीजन खुद के हिसाब से मेंटेन कर रहा है। सो नाउ वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी या फिर मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी होती है, इम्प्लाइड एजेंसी होती है। तो एक्सप्रेस एजेंसी में ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस एजेंसी में ये बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में भी ओरल, ये बोल रहा है कि या तो वो ओरल हो सकता है या तो राइटिंग में हो सकता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द पावर ऑफ, अब ऑब्वियसली वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है, जो रिटर्न है वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है मे बी जनरल या फिर स्पेशल हो सकती है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, स्पेशल है कुछ काम के लिए, जनरल दे दिया, जनरल कामों के लिए जनरल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी में अराइज बाय कंडक्ट सिचुएशन ऑफ पार्टीज और नेसेसिटी ऑफ द केस। एजेंसी बाय एस्टॉपल, नाउ व्हाट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल पीपल, what is agency by estoppel? Estoppel arises when you precluded from denying the truth। अच्छा, agency by estoppel मतलब you cannot deny the fact which you stated earlier, right? You cannot deny the fact which you stated earlier. For example, where P allows third party to believe that, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, P बोल रहा है, P ने थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव कराया कि जो A है ना वो मेरा एजेंट है। Where P allows third party to believe that A is acting as his authorized agent, he will be stopped from denying। अच्छा, इसमें क्या हो गया, I'll just explain you। So इस केस में क्या हुआ, लेट्स से P ने ना ऐसा बिलीव करवाया थर्ड पार्टी को कि A तो मेरा ही एजेंट है। फिर A ने लेट्स से कुछ झोल झपाट कर दिया, तो P बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। नहीं, क्यों नहीं हो आप, आपने बिलीव कराया कि ये आपका एजेंट है, तो यू हैव द अथॉरिटी, यू आर लाइबल फॉर दैट, राइट। सेकेंड आ गया एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। पीपल, व्हाट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट? आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। वाइफ एज एजेंट, वेयर अ हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, द वाइफ इज प्रिज्यूम्ड टू हैव अ हस्बैंड्स अथॉरिटी। ऑब्वियसली इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। वाइफ और हस्बैंड है साथ में, गणपति का कोई चंदा मांगने आ गया, तो वाइफ को अथॉरिटी है कि वो पैसे निकाल के दे, तो ऑब्वियसली presumed to have her husband's authority to pledge his credit for the purchase of necessities of life। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लेट्स से राशन ख़त्म हो गया है, तो वाइफ गई बाजार में राशन लाने के लिए, तो ये बोल रहा है बंदा, हस्बैंड बोल रहा है कि क्यों लाया, मतलब ये हस्बैंड बोलता है कि मैंने तो अथॉरिटी दी ही नहीं थी। या फिर इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स से बट द हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल। देखो अभी ये हस्बैंड के पैसे, लेट्स से ये हस्बैंड के पैसे वाइफ इसमें से ले रही है, तो ये इन बिटवीन इन दोनों का मैटर है, राइट।
अब इसमें से लेके वो राशन के दुकान पे दे, किसको भी दे, उसमें अब वो हस्बैंड जाके उनको कुछ कर नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस। इसमें क्या आ जाता है, ही हैड एक्सप्रेसली वार्न द ट्रेडमैन नॉट टू सप्लाई। मतलब क्या हुआ, लेट्स से एक वाइफ थी जिसको बहुत सारा शॉपिंग करने का आदत था, तो उसके हस्बैंड ने वो शॉपकीपर को ही बोल दिया कि भाई देखो अब मैं मना कर रहा हूँ कि इसको कोई भी चीज़ें आप क्रेडिट पे नहीं दोगे, क्योंकि मैं नहीं बाद में पैसे देने वाला हूँ, तो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो। तो उसमें कौन लायबल हुआ, वो दुकानदार लायबल हुआ। हस्बैंड ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मेरी वाइफ की आदत है, आप क्रेडिट पे उसको गुड्स मत दो, मैं नहीं देने वाला हूँ पैसे, ठीक है। ही हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन द वाइफ टू प्लेज हिज क्रेडिट। उसने डायरेक्टली फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया कि मेरे पैसे नहीं जाने चाहिए, मतलब नहीं जाने चाहिए। हिज वाइफ वॉज ऑलरेडी सफिशियंटली सप्लाइड विथ आर्टिकल इन क्वेश्चन। वाइफ को ऑलरेडी उसने पैसे दे के रखे, फिर वो उधार पे ले रही है या जो भी चीज़ है वैसी। शी वॉज सप्लाइड विथ अ सफिशियंट अलाउंस, दैट इज वॉट आई एम सेइंग, सफिशियंट अलाउंस वाइफ के पास दिया हुआ है। Similarly, where a person is held out by another as his agent, the third party can hold that person liable for the act of ostensible agent or the agent by holding out. Partners are each other's agent for making contracts in the ordinary course of business. Obviously, right? Now we would understand what is agency of necessity. In certain circumstances, a person who is entrusted with another's property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it. What is this? एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? बेसिकली वो देखो क्या बोल रहा है कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कब बोलेंगे हम लोग, ए जो है उससे अपना, ओके वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय वेरी सिंपल एग्जांपल। ए ने ट्रेन से अपना घोड़ा भेजा था, अराइवल एट द डेस्टिनेशन कोई उसको पिकअप करने नहीं आया, तो रेलवे कंपनी का ड्यूटी बनता है कि आप एटलीस्ट उस घोड़े को नेसेसिटी प्रोवाइड कराओ, उसको ज़िंदा रखो, उसको खाना दो, उसको नेसेसिटी है ना। स्टेप कीप द हॉर्स अलाइव वॉज एन एजेंट ऑफ इट नेसेसिटी। मतलब जो रेलवे अधिकारी थे, जो रेलवे ऑथोराइजेशन पब्लिक सिटी जो रेलवे अथॉरिटी थी, वो लोग को एटलीस्ट इतना तो काम करना है ना कि वो घोड़ा अलाइव रहे। तो वो लोग एजेंट तो बन रहे, लेकिन एजेंट वो ज़रूरत के टाइम पे बन रहे हैं, ओके। नाउ वी वुड मूव हेड विद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। गाइस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, where a person having no authority purports to act as an agent or duly appointed agent exceeds his authority। मतलब कोई बंदा है, वो लेट्स से कोई इमरजेंसी आ गई, वर्कलोड आ गया, और एजेंट को ऐसा कुछ काम करना पड़ा जो ही नोज कि वो सही है, और बाद में जो मेरा प्रिंसिपल है वो उसको अप्रूव भी कर देगा। मतलब फ्रॉड वर्ड तो छोड़ ही दो। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेर अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी पर्पट टू एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है, रेटिफिकेशन इज इफेक्टिव ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन। द एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एज एन एजेंट फॉर प्रिंसिपल हु इज इन एग्जिस्टेंस और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कि वो अपने एक्स एजेंट के लिए काम कर रहा है, मतलब ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में तो होना चाहिए, कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ एजेंट एक्टेड बट ऑल्सो व्हेन द रेटिफाइड। ये नहीं कि प्रिंसिपल जब उसने काम किया तब तो प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट था, अब तो वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब ही नहीं है। द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन के टाइम पे जब वो रेटिफाई कर रहा था उसके कामों को, तो उसके पास फुल नॉलेज था मटेरियल फैक्ट का, है ना। रेटिफिकेशन कैनॉट बी मेड सो एज टू सब्जेक्ट अ थर्ड पार्टी टू पे टू डैमेजेस। आप रेटिफिकेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि थर्ड पार्टी को डैमेजेस हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओनली लॉफुल एक्ट कैन बी रेटिफाइड, वही मैंने बोला फ्रॉड वगैरह इसमें नहीं आएगा, ओनली लॉफुल एक्टिविटी कैन बी रेटिफाइड। So now we would move ahead with another thing, that is classes of agent। classes of agent क्या होता है people? classes of agent में होता है स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट, सब एजेंट। स्पेशल एजेंट जिसको स्पेशल काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, उसके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज एनी एक्ट ऑफ एजेंट बियॉन्ड द अथॉरिटी विल नॉट बाइंड द प्रिंसिपल। What does it mean? Any act of agent beyond the authority will not bind the principal। भले उसको स्पेशल काम के लिए रखा है, लेकिन वो अपने अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करे तो प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। फिर जनरल मैनेजर में क्या होता है, जनरल एजेंट सॉरी, अ जनरल एजेंट इज अपॉइंटेड टू डू एनीथिंग विद इन द अथॉरिटी गिवन टू हिम। जो उसको काम बोला है वो उतना कर रहा है, घर जा रहा है, खा रहा पी रहा है, खत्म, जनरल काम कर रहा है। सब एजेंट मतलब जनरल में सब आ जाता है, वो सारी चीज़ें जनरल वाली करेगा। सब एजेंट क्या होता है, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू हुम द प्रिंसिपल वर्क इज डेलीगेटेड टू नोन एज सब एजेंट। मतलब कि एजेंट अपॉइंट कर रहा है अपने अंडर सब एजेंट, तो सब एजेंट जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल को लाइबल नहीं होगा, बट द
एजेंट को डायरेक्टली लाइबल होगा. वी वुड मूव अहेड विद दिस नाउ. और यहाँ पे और भी टाइप्स है, जैसे मर्केंटाइल एजेंट हो गया, फैक्टर्स हो गया, ब्रोकर्स हो गया, डेल क्रेडिट एजेंट हो गया, पार्टनर हो गया, बैंकर्स हो गया. अभी डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है? A Dell creditor agent is a mercantile agent who is consideration who in consideration of an extra remuneration guaranteed to his principal that the purchaser. इसमें क्या हो गया कि लेट्स से दो पार्टी के बीच में कोई बात हो रही है, ठीक है. डेल क्रेडिटर एजेंट का एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊँ? ओके, लेट्स से मिस्टर ए है, मिस्टर वाई है. मिस्टर ए ने ये एक डेल क्रेडिटर एजेंट है, ठीक है. मिस्टर ए ने बोला मिस्टर वाई को कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो मिस्टर जेड के साथ, अगर इसने आपको जो भी पर्टिकुलर लेट्स से लोन अमाउंट है या फिर मेचोरिटी या जो भी है ये आपको नहीं दिया तो मैं दूंगा गारंटी. लेट्स से इसने बोला कि जेड को आप शेयर्स भेज दो, इसने नहीं लिया तो मैं लेता हूँ गारंटी, मैं करूँगा. दैट इज डेल क्रेडिट एजेंट. वो एक गारंटी इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन दे रहा है प्रिंसिपल को. उसके बाद आ जाता है पार्टनर्स हो गया, ठीक है. बैंकर्स क्या हो गया? द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर्स प्राइमरी. हाँ, बैंकर वुड एक्ट एज एन एजेंट फॉर द कस्टमर्स, क्योंकि वो एजेंट का हर काम कर, सॉरी, बैंकर वुड बी एजेंट ऑफ द कस्टमर्स. क्यों? क्योंकि वो कस्टमर का हर काम कर रहा है, चेक बना के दे रहा है उसको, चेक उसका जो भी डिपॉजिट है वो अमाउंट फिक्स कर रहा है. बेसिकली वो कस्टमर्स का काम कर रहा है, इसलिए बैंकर को हम एजेंट बोलेंगे. खत्म हुआ. Guys, there is one more very important thing that I would say, that is delegators non-protect delegate. मतलब delegation of authority और delegators non-protest delegates का मतलब person to whom authority has been given cannot delegate such authority subsequently. एजेंट को कुछ काम दिया है प्रिंसिपल ने, वो अपना सारा काम डेलीगेट कर रहा है अपने सब एजेंट को, नहीं चलेगा. ठीक है. अच्छा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सब एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा एजेंट को, एजेंट अपॉइंट करेगा बेसिकली प्रिंसिपल को. लेकिन एक्सेप्शन है इसके. एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 190, व्हेन कैन एजेंट अपॉइंट सब एजेंट, मतलब नॉर्मली नहीं अपॉइंट कर सकता, ये एक्सेप्शन में वो अपॉइंट कर सकता है. कस्टम ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ वर्क, प्रिंसिपल नॉट ऑब्जेक्टर, उसको पता है कि मैं ये करूँगा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन नहीं लेगा. एजेंट इज ऑथोराइज्ड बाय प्रिंसिपल टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी. ठीक है. अनफोर्सिन एमरजेंसीज है, फिर कोई एमरजेंसी है बिजनेस के काम में कि करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ों में लगेगा. नाउ इट इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट. बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं राइट्स, ड्यूटीज़ पे जाते हैं, ड्यूटीज़ देखते हैं एजेंट का ड्यूटीज़ क्या क्या होता है. सो एजेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट हियर. एजेंट का ड्यूटी क्या क्या होता है? टूवर्ड्स दिस प्रिंसिपल टू कैरी वर्क विथ डायरेक्शंस बाय प्रिंसिपल. प्रिंसिपल उसको जो काम बोल रहा है वो कर रहा है. टू कैरी वर्क विथ रीजनेबल केयर, स्किल एंड इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली. टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू प्रिंसिपल, ऑब्वियसली. कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी, ओके. नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट, ये बहुत बेसिक पॉइंट है. टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल. टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्व. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल की डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू डील ऑन बिहाफ ऑफ हिम. नॉट टू एक्ट सीक्रेट, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली. नॉट टू पुट हिमसेल्फ इन पोजिशन वेयर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. दैट्स ओके. अब राइट्स क्या क्या है प्रिंसिपल के, सॉरी एजेंट के? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू बी कॉम्पनसेटेड, ओके. राइट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई इज कॉम्पनसेशन बेसिकली. अगर कोई चीज़ एजेंट लेट्स से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन था जहाँ पे एजेंट खुद प्रिंसिपल के पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसों से कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस कर रहा है, जो भी काम उसको अथोराइज किया गया है, तो उसके लिए राइट टू इंडेमनीफाई मतलब कि मैं ये काम आपके बिहाफ में कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कॉम्पनसेशन कीजिए. राइट टू लीन मतलब कब्जा कर देना. इसका मतलब क्या होता है? अगर उसको लेट्स से एजेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं किया तो उसके पास वो राइट है कि वो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला या समथिंग लाइक दैट, तो राइट टू लीन उसका राइट है. राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, ऑफ कोर्स. राइट ऑफ रिटेनर, ही वुड एक्ट एज अ रिटेनर, द एजेंट वुड एक्ट एज अ रिटेनर, ओके. So now we would move ahead with personal liability of an agent. Personal liability of an agent क्या होता है? When contract ही बोल रहा है कि आपका liability है और प्रिंसिपल बोल रहा है बेटा liability तो तेरा ही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे रहा है कि लाइबिलिटी तेरा है, मैं वाइकेरियस लाइबिलिटी लेने वाला नहीं हूँ.
व्हेन एजेंट एक्ट फॉर फॉरेन प्रिंसिपल, एजेंट अगर फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है तो फॉरेन प्रिंसिपल को अपनी इंडिया कहाँ ढूंढने जाएगी, तो एजेंट ही लाइबल होगा. व्हेन ही एक्ट फॉर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बता रहा है तो ऑब्वियसली हम कहाँ ढूंढेंगे, हम तो तुझे ही पकड़ेंगे. व्हेन ही एक्ट फॉर प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी शूड, अगर प्रिंसिपल माइनर है लेट्स से, या जो भी है, इनसेन है, जो भी है, तो किसको पकड़ेंगे हम, तो एजेंट को ही पकड़ेंगे. एजेंट लेट्स से एजेंट ऑफ माइनर, या वेर ही साइंस कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, वो कॉन्ट्रैक्ट ही अपने नाम पे ले रहा है, हु इज लाइबल, एजेंट इज लाइबल. वेर ही एक्ट फॉर प्रिंसिपल नॉट इन एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, लेट्स से प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, या प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो हु इज लाइबल, ऑब्वियसली एजेंट इज लाइबल. देन ही रिसीव्स मनी बाय फ्रॉड, फ्रॉड किया तो ऑब्वियसली एजेंट खुद लाइबल होगा. वेर द अथॉरिटी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, where the authority is coupled with interest. अब ये क्या है, डेल क्रेड एजेंट का काम हो गया. लेट्स से इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी आई विल शेयर विथ यू गाइस. ऑयल कॉरपोरेशन है, एक पेट्रोल पंप है. हाँ ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक वाइकेरियस लाइबिलिटी बता रहा है ये. एक ऑयल कॉरपोरेशन है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रक कंपनी होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसका एक एजेंट होता है जो पेट्रोल पंप पे सिगरेट या ऐसे कुछ करता है जिससे आग लग जाती है. तो उसमें तो जो ऑयल कॉरपोरेशन है ऑब्वियसली वो तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेता है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी ये बोलता है कि पेट्रोल पंप वाले की गलती नहीं थी, गलती थी आपके एजेंट की. नॉर्दर्न आयरलैंड को बोलता है गलती आपके एजेंट की थी, उसने सिगरेट फूका था, तो आप वाइकेरियसली लाइबल हो गए और आप प्लीज़ मुझे कॉम्पनसेशन दे दो, तो वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देते हैं. Termination of agency, this would gonna be the very important question for today. What is termination of agency? By act of parties हो सकता है, by operation of law हो सकता है. by act of parties कैसे होगा guys? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी म्यूचुअल अग्रीमेंट है दोनों के बीच में, हो जाएगा. रिवोकेशन बाय एजेंट, एजेंट रिवोक कर रहा है कि बस हो गया, नहीं करना है. रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोल रहा है मुझे नहीं करना है. म्यूचुअल अग्रीमेंट होना है दोनों के बीच में, दोनों नोटिस दे सकते हैं एक दूसरे को कि बस अब काम छोड़ रहे हैं हम. बाय एक्ट ऑफ पार्टीज टर्मिनेट करते हैं एजेंसी को बेसिकली. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेथ ऑफ पार्टी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, प्रिंसिपल एलियन इकोनॉमी, एक्सपायरी ऑफ टाइम, इंसेनिटी, डिस्टंक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ऑलराइट, सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का काम था, करना था, खत्म हो गया. पार्टी की किसी एक की डेथ हो गई, खत्म हो गया. इंसॉल्वेंट हो गया एक पार्टी, खत्म हो गया चीज़ें. प्रिंसिपल ऑफ एलियन एनिमी, अब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल जो था वो लेट्स से पाकिस्तान का था, पाकिस्तान दंगा कर रहा है तो आप उसका काम बंद कर दो, उधर क्यों करना है. एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया, 2 साल का था और 2 साल खत्म हो गया. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब काम कितना भी हो, 5 साल चले या 10 साल चले, जब तक उसका परफॉर्मेंस खत्म नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. इंसेनिटी ऑफ पार्टी, कोई पागल हो गया. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है. सब्जेक्ट मैटर कैसे खत्म होगा अब इसमें? लेट्स से आप 4G की तैयारी में थे और यहाँ पे 6G आ गया, 7G आ गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, काम खत्म. टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट, तो ऑब्वियसली सब एजेंट को टर्मिनेट कर दिया, कौन करेगा? वो एजेंट ही करेगा. ठीक है, सो या दिस इज इट. वी विल सी अनदर क्वेश्चन दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन को एजेंट, सब एजेंट या फिर सब्स्टिट्यूट एजेंट. ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी वुड से. को एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, ये क्या होता है? को एजेंट को ही सब्स्टिट्यूट एजेंट बोलते हैं और ये सब एजेंट होता है. सब एजेंट को कौन अपॉइंट करता है? एजेंट अपॉइंट करता है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंट्रोल प्रिंसिपल का होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट में, यहाँ पे कंट्रोल एजेंट का होता है. प्रिंसिपल कैन स्यू एजेंट डायरेक्टली, बट क्योंकि ये स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टली इसको सू नहीं कर सकता, ये एजेंट ही कर सकता है. एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ को एजेंट, राइट. यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल है सब एजेंट के काम के लिए. So this was it.
लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट वही रेटिफाइड वाली चीज़ है ये. एक केस स्टडी आई वुड शेयर एंड देन वी विल फिक्स इट अप. सो या नाउ वी मूव हेड विद द केस स्टडी. इसमें क्या होता है, रमेश इंस्ट्रक्टेड सुरेश अ ट्रांसपोर्टर. देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इसमें रमेश ने सुरेश को इंस्ट्रक्ट किया था, वो एक ट्रांसपोर्टर था, कि आप मेरा जो माल है एप्पल वो मुंबई से अहमदाबाद लेके आओ. तो क्या हुआ, बीच में जो माल आते आते वो पेरिशेबल था एप्पल. माल आते आते वो बीच में सुरेश को लगा कि माल तो सड़ जाएगा, फिर रमेश के पास जाके तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है. तो उसने क्या किया, वो माल बीच में ही आधे दामों में बेच दिया. सो इज ही लाइबल फॉर दैट. उसने उसको पूछा नहीं, रमेश को डायरेक्ट बेच दिया. एन एजेंट तो इसमें वो लाइबल नहीं है, क्योंकि उसने बेसिकली उसने प्रिंसिपल को बचाने के लिए ये काम किया है, राइट. यहाँ पे कहीं हो गया, विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल किया है, लेकिन उसने बेसिक एक प्रूडेंस के हिसाब से किया है. कहाँ है, इन द प्रॉब्लम इज द गिवन केस ऑफ. ठीक है ठीक है ठीक है. टू सेक्शन प्रोवाइड दैट एन एजेंट विदाउट नॉलेज, ठीक है, रिपीटेड द ट्रांजेक्शन. ओह वी आर रॉन्ग, हम लोग कर ही रहे हो, मैं देख रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट. पेरिशेबल गुड्स लाइक एप्पल, यहाँ पे था. द प्रिंसिपल विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस. तो रमेश सू नहीं कर सकता है सुरेश को. सो वी आर डन.